पिछली क्लास में हमने जनरेशन वाला सेक्शन खत्म किया था। मैंने कुछ एमसीक्यू भी दिए थे उसके। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दिस इज लेक्चर नंबर 7। बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में बहुत कई बार देखा, काफ़ी कुछ यहाँ मेंशन नहीं है। जैसे पावर सिस्टम पढ़ाने का, ट्रांसमिशन पढ़ाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। इसमें आपको डायरेक्टली परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट मीडियम लॉन्ग लाइन दिया, पहले उनको बेसिक्स नहीं है। ठीक। एंड ऑल्सो पहले मैकेनिकल डिज़ाइन किया जाता है, फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन होता है। ठीक। तो मैकेनिकल डिज़ाइन में केवल मैकेनिकल डिज़ाइन लिखा है। मैकेनिकल डिज़ाइन कंसिडरेशन ऑफ ओवर लाइंस, ओवरहेड लाइंस। इसमें कहाँ तक जाना है सिलेबस मेंशन नहीं है। तो इसको अपने अकॉर्डिंग मैं लेके चल रहा हूँ। लेकिन जब मैकेनिकल डिज़ाइन होता है तो उसमें तीन चीज़ आती हैं। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है लाइन सपोर्ट। लाइन सपोर्ट में टावर्स या पोल्स जिस पे भी आप उसको लेके जा रहे हैं। और सिर्फ ओवरहेड लाइन है, मतलब हम केबल वगैरह नहीं करेंगे इसमें। अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन नहीं है, सिर्फ ओवरहेड ट्रांसमिशन है, और वो भी एसी सिस्टम। ठीक, क्योंकि फरांटी इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट ये एसी में ही होता है, डीसी में नहीं होता है। ठीक है, अपना क्लास शुरू करते हैं। हेडिंग इज ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम या ट्रांसमिशन लाइंस क्या होती हैं ये? दे कनेक्ट जनरेटिंग स्टेशंस टू लोड। ठीक। जनरेटिंग स्टेशन से लोड को कनेक्ट करती हैं। ठीक। ट्रांसमिशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलग अलग होता है। ट्रांसमिशन सिस्टम में इन एसी सिस्टम इट इज थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम। ये थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम होता है। हाँ, इट इज अगेन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू लेंथ। पहला है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, its length is less than 80 किलोमीटर। ठीक। अलग अलग बुक में अलग अलग है, कहीं 85 पे लिखा मिल सकता है, कहीं 90 पे लिखा मिल सकता है, 100 पे। एक्चुअली ये शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग का जो क्लासिफिकेशन, इट इज बेस्ड ऑन वेवलेंथ। आगे चल के जब आप हायर स्टडीज में जाते हैं, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये डिवाइड होता है। जैसा वेवलेंथ रहेगा उसके हिसाब से लेंथ आएगी। अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर तक शॉर्ट लाइंस होती हैं। वोल्टेज लेवल लो, 132 केवी, 220 किलो वोल्ट वोल्टेज लेवल मिलेगा आपको। नेक्स्ट इज मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस। ये इनका जो लेंथ है 80 किलोमीटर से ज़्यादा से लेके 240 किलोमीटर के बीच में। वोल्टेज लेवल 220 केवी, 400 केवी। थर्ड वन, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लाइंस आर एफ फॉर 50 हर्ट्ज। यस, इन इंडिया ट्रांसमिशन सिस्टम एवरी फ्रॉम जनरेशन टू यूटिलाइजेशन कहीं पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, एवरीवेयर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट इज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस।
length more than 240 kilometers, voltage level 400 kilovolt, 720 kilovolt, 800 kV की लाइंस भी हैं सिस्टम में। ठीक, आओ आओ, two properties need to be studied. सर 720 केबी का बात क्या लिखा है? 80 800 दिखाई नहीं दे रहा मुझे। दो तरह से इसको पढ़ते हैं ट्रांसमिशन लाइन को। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला है मैकेनिकल डिजाइन, दूसरा है इलेक्ट्रिकल डिजाइन या प्रॉपर्टीज। क्लियर है? यस सर। ठीक, नाउ वी हैव टू गो टू, ये नोट हो गया ना? पूरा थ्योरेटिकल, पूरा थ्योरेटिकल सेक्शन ही है आप में। न्यूमेरिकल मुझे पावर सिस्टम में दिख ही नहीं रहा है कहीं सिलेबस में। नेक्स्ट है हमें पढ़ना है, देखिए जबरदस्ती हम न्यूमेरिकल डाल देंगे इसमें। इसलिए डाल देंगे कि थोड़ा समझने में भी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है और इंटरेस्ट बना रहता है। I'll we go to मैकेनिकल डिजाइन। ट्रांसमिशन लाइन बनानी है, क्या चाहिए आपको? काम क्या है? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इलेक्ट्रिकल पावर लेके जाना है। ठीक, थोड़ा बहुत इसको समझने के लिए ट्रांसमिशन लाइन को एक इंजीनियर की तरह सोचिए। अगर आप पावर सिस्टम समझना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए याद भी रहें चीजें, तो इनको समझिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? माइक ऑन करिए, बात करिए बेटा, मैं थक जाता हूँ बोल बोल के अकेले। जी सर। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? एडवांटेजेस तो सर बहुत सारा है। एग्जाम्पल? एग्जांपल जैसे कि ट्रांसमिशन कर सकता है, ट्रांसमिशन कर हाँ सकता है, स्टेप डाउन स्टेप अप, हाँ, और स्टेप अप। बहुत, और हाउस होल्ड में भी यूज होता है, बहुत सारा है सर। ठीक, लाइफ इजी कर देता है सर। इस दुनिया में किसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होगा? नहीं चाहिए। इस दुनिया में किसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। आप तार लेके घूमिए ऐसे, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कोई नहीं लेगा आपसे। बात समझ रहे हैं आप? हमें यस सर। अदर फॉर्म की जरूरत होती है। हमें जरूरत होती है हीट की, तो इलेक्ट्रिसिटी से हीट डेवलप कर लेते हैं। हमें जरूरत होती है लाइट की, तो हम इलेक्ट्रिसिटी से लाइट डेवलप कर लेते हैं। हमें साउंड की जरूरत है तो सिर्फ म्यूजिक चला लेंगे। हमें विंड चाहिए तो फैन चला लेंगे। हवा चाहिए, ठंडा करना है, गर्म करना है, जो करना है उससे करेंगे। सर पेज इंसान थोड़ा ऊपर होता है ना? जी, पेज पेज, फर्स्ट पहले पेज आप नोट ऊपर। कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद बात करिए। हो सर गया सर, हो गया सर। सर हम्म। सर ये जो ये क्योंकि मैंने कल ही कल परसों ही मतलब ज्वाइन किया जी, तो ये क्या बोलता है कुछ कुछ क्लासेस को आप जो फिर रिपीट करेगा ना ऐसे डायरेक्ट चला जाए। सर्किट थ्योरी और मटेरियल रिपीट होगा। ओके। ठीक? ये दो सब्जेक्ट रिपीट होंगे, बाकी आपको रिकॉर्डेड से करना पड़ेगा। और जहाँ पे डाउट है, संडे को
डाउट क्लास करवा लीजिए। ठीक है सर। जी सर। ठीक है, जी। चलिए अब हम लोग अपने आते हैं बातचीत करने पे। बातचीत करेंगे हम यार। टीचिंग में एक बहुत पुरानी कहावत है, जब तक स्टूडेंट के हाथ में कॉपी है तब तक डरने की जरूरत नहीं है उससे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जब तक स्टूडेंट के हाथ में कॉपी है तब तक उसे डरने की जरूरत नहीं है। कॉपी नहीं है इसका मतलब सब कुछ उसके दिमाग में है, तब उससे डर लगना चाहिए कि वो किसी भी दिन एग्जाम में बैठेगा, सब कुछ दिमाग में, उसको और कुछ नहीं करना है, तो निकाले। और दिमाग में होने के लिए जैसे पीडीएफ पीडीएफ आप लोग हमेशा मांगते हैं, पीडीएफ से नोट बनाते होंगे, कराते होंगे आप, उससे तैयारी करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज आप एग्री करेंगे, जो मेमोरी क्लास में बनती है ड्यूरिंग क्लास, या तो किसी इंटरेक्शन की वजह से या इंटरेस्ट की वजह से या किसी रीजन से, वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है, एग्जाम तक याद रहती है, उसको आपको रिपीट नहीं करना पड़ता है। एग्रीड? जी सर। यस सर। बिल्कुल। वैसा ही कुछ मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें इतना डेटा और फॉर्मूला है कि कहाँ जी तक याद रखेंगे आप। ठीक, पीडीएफ से रटने बैठेंगे भूल जाएंगे, स्क्वायर की जगह क्यूब कर देंगे, लास्ट में एग्जाम में गलती हो जाता है, बहुत सारी गलतियां होती हैं। दूसरा, जैसे सर्किट थ्योरी है ना सब्जेक्ट, जी। सर्किट थ्योरी में एक सर्किट होता है, उसका एक ही आंसर होता है। मशीन और पावर सिस्टम ऐसे सब्जेक्ट हैं कि एक ही क्वेश्चन के कई आंसर होते हैं। ठीक, तो किस जगह पे क्या टिक करना है, ये बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। जैसे हमने लिखा कि व्हाट इज द वोल्टेज लेवल ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ऑप्शन में ये तीनों हैं, अब कहाँ टिक करेंगे आप? बात समझ रहे हैं? जी सर। बुक में तो थ्योरी में तो तीनों दिया हुआ है, आप कहाँ टिक करेंगे? तो इस तरह की बातें बहुत सारी आती हैं, उसको करना ये टफ क्वेश्चन माना जाएगा। और आप बेसिक नेचर बिहेवियर आप समझेंगे तब समझेंगे। तो अब आते हैं वापस, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत किसी को नहीं है, इस दुनिया में किसी को जरूरत नहीं है डायरेक्टली। हमें हीट चाहिए, लाइट चाहिए, अदर अदर फॉर्म में चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि ना तो मैकेनिकल एनर्जी, ना लाइट, ना हीट ट्रांसमिट नहीं की जा सकती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जस्ट अ मीडियम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक मीडियम है। एक, इस दुनिया में हो क्या रहा है, हम अलग अलग टाइप की एनर्जी यूज कर रहे हैं। कोल में केमिकल एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट में पोटेंशियल एनर्जी पानी का, इसको हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी में। ठीक, काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं, कहीं पे वो रिसीव होती है, और उसके बाद फिर वो कन्वर्ट होकर के अलग अलग फॉर्म में यूज होती है। सो इन आवर कंप्लीट सिस्टम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जस्ट अ मीडियम। एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना आसान है, इसको लाइट की स्पीड से ये पहुंच जाता है अपने आप। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करिए, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर। ठीक, तो हमारे पास बेसिक काम क्या है, पावर ट्रांसफर करना है हमको। उसके लिए क्या करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन का यूज करेंगे। ठीक, ट्रांसमिशन लाइन का यूज करेंगे तो ये पावर कैसे ट्रांसफर होगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कंडक्टर लगेंगे ना। यस सर। अब जब कंडक्टर लगेंगे तो वहां पे उनका वोल्टेज लेवल भी हाई होगा। यस ठीक, सर। पावर ट्रांसफर करना, पावर होता है V इंटू आई। ठीक, अब 2 वोल्ट इंटू 5 एम्पियर 10 वाट हुआ, 5 वोल्ट इंटू 2 एम्पियर भी 10 वाट हुआ। इन दोनों में से कौन सा वाला पावर सही है ट्रांसमिशन के लिए, वो देखिए। अगर हाई वोल्टेज लो करंट करते हैं तो यहाँ पे होने वाला स्क्वायर आर लॉस कम हो जाता है। तो जितना हाई वोल्टेज लेवल रख सकें उतना अच्छा है। इसलिए अगर तीनों ऑप्शन में आएंगे तो हाईएस्ट वाले पे टिक किया जाता है। ट्रांसमिशन की बात मैं कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन में ये काम मत कर दीजिएगा या किसी और एप्लीकेशन पे। ट्रांसमिशन में हम कोशिश करते हैं कि वोल्टेज लेवल एज हाई एज पॉसिबल रखें। और अगर वोल्टेज लेवल हाई है तो क्या आप इस वायर को छूना चाहेंगे? नो।
नहीं टच करना चाहेंगे। करंट फ्लो करेगा बॉडी से और इलेक्ट्रिसिटी से डैमेज ही होगा, इंसान को इलेक्ट्रिसिटी से कोई फायदा नहीं होता है। ठीक। तो ये कंडक्टर जो है आस पास से भी नहीं जाने चाहिए इंसान के, उसके लिए फिर हमें जरूरत पड़ती है टावर्स की। ठीक। टावर ग्राउंड से कनेक्टेड है, अब इंसान इसको भी तो टच कर सकता है जाकर के। ठीक। तो ये कंडक्टर जो है टावर से भी टच नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे लगाते हैं इंसुलेटर और टावर से ऐसे सप्लाई जाती है। बात समझ रहे? तो यस थ्री बेसिक रिक्वायरमेंट्स। पहला रिक्वायरमेंट है कंडक्टर, दूसरा रिक्वायरमेंट है इंसुलेटर, और तीसरा रिक्वायरमेंट है टांगने के लिए इसको इसको हम कहते हैं लाइन सपोर्ट। लाइन सपोर्ट में दो आते हैं, टावर और पोल सिस्टम। भी देखेंगे उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो इन मैकेनिकल डिजाइन, राइट, और भी बहुत सारी चीजें लगती हैं, पर थ्री बेसिक कंपोनेंट, इनके बिना कुछ नहीं होने वाला है। देयर आर थ्री बेसिक कंपोनेंट्स, तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं। पहला है कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर, तीसरा है लाइन सपोर्ट। टावर एंड पोल्स। ट्रांसमिशन लाइन्स में पोल्स यूज नहीं होते हैं, पोल्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ही यूज होता है, ट्रांसमिशन लाइन में टावर ही यूज होता है। ठीक। अब इन तीनों को एक करके देखना है। फर्स्ट वन इज लाइन कंडक्टर्स। काम क्या करना है? करंट ट्रांसफर, करंट फ्लो चाहिए आपको। ठीक। करंट फ्लो के लिए इट हैज टू बी गुड कंडक्टर। ठीक। गुड कंडक्टर होने के साथ साथ, अब कहानी की और देखिए, आपने दो टावरों के बीच की लेंथ देखी है कितनी होती है? ज्यादा होते हैं। लगभग लगभग बताइए। रोड साइड टावर्स देखे होंगे आपने, लगभग कितना होता है? ये होता है 100 मीटर से 200 मीटर के बीच में, जनरली 100 से 200 मीटर लेंथ होती है, ऊपर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, जगह कैसी है। तो ये 200 मीटर का मोटा सा वायर, इसका अपना वेट कितना होगा? ज्यादा ज्यादा होगा? जी कितना ज्यादा होगा, कुछ गैस कर सकते हैं? 50 सर 50 kg। 20 kg ऐसा होगा क्या? से ज्यादा होगा। 20। 100-150 किलो होता है। इतना होता है कि एक इंसान उसको खींच भी नहीं पाता है। जेसीबी मंगाई जाती है, जेसीबी से ये कंडक्टर खींचे जाते हैं मशीन से। इतना हैवी कंडक्टर ऐसा हवा में लटका हुआ है। तो क्या ये आपको मैकेनिकली स्ट्रांग सिस्टम दिख रहा है या वीक सिस्टम दिख रहा है? कौन सा वीक वीक होगा सर। कंडक्टर? वीक। ये वायर बीच में से टूट सकता है अपने वेट की वजह से। तो एक और चीज चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए यहाँ पे। ठीक। और क्या चाहिए? ये कंडक्टर्स बेयर होते हैं, इन पे कोटिंग तो होती नहीं है, जी सर। तो ये कंडक्टर एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। क्या सर सुना? ब्लैक वाला उसका Yes, कोटिंग sir. नहीं है क्या?
अब होने लगी है कुछ जगह पे। अभी भी मेरे ख्याल से 90% बेयर कंडक्टर्स ही होंगे। एक तो ये एटमॉस्फेयर से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इट शुड बी केमिकली नॉट रिएक्टिव टू एटमॉस्फेयर। ठीक, ऐसा ना हो कि 10 साल में रिएक्ट होकर के खत्म हो जाए, इसका कोरोजन हो जाए, टूट जाए। 10 साल उसका कॉस्ट भी नहीं निकलेगा लगाने का। ठीक, तो सिर्फ इट इज गुड कंडक्टर ही नहीं, इसमें हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए आपको। ऐसी ट्रांसमिशन लाइन का क्या फायदा जो बार बार टूट जाए? कोई फायदा है? आपने सिल्वर सिल्वर का वायर लगा दिया। सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर, लेकिन बहुत वीक भी होता है, आप हाथ से तोड़ सकते हैं, है ना? तो हमको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए, और यहीं से थोड़ा सा गेम चेंज होता है। तो बेस्ड ऑन above requirements, take two possibilities. दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी? पहला, सिंगल सॉलिड कंडक्टर, ऐसा। क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाए तो इस तरह का दिखेगा। ठीक, या फिर स्टैंडर्ड कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन व्यू बनाए तो ऐसा दिखेगा आपको। हमने देखा होगा ना, अब जब आप वायर को कट करते तो उसमें से एक मोटा वायर बाहर नहीं आता है, पतले पतले कई सारे वायर बाहर आते हैं। जी सर, देखा है। कई सारे वायर मिलेंगे आपको यहाँ पे। ठीक, तो विच वन विल बी प्रेफर्ड, कौन सा प्रेफर करेंगे? स्टैंडर्ड। तो ये वाला स्टैंडर्ड कंडक्टर ये यूज करते हैं। स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करेंगे। फायदा क्या? जॉइंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलेगा। तो सब बाद में मिलेगा, अभी देखते हैं क्या होगा। तो हम ट्रांसमिशन लाइन में सिंगल सॉलिड कंडक्टर कभी यूज नहीं करते, हमेशा स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करते हैं। तो ऑलवेज स्टैंडर्ड कंडक्टर्स आर used in transmission line. Reason? It reduces skin effect and proximity effect. स्किन इफेक्ट समझते हैं? अल्टरनेटिंग करंट हमेशा सरफेस पे फ्लो करती है, बॉडी में फ्लो नहीं करती है। तो करंट सिर्फ सरफेस पे फ्लो करेगा। इसके पास एक ही सरफेस है, मोटा सा, एक ही सरफेस पे करंट फ्लो करेगी। अब जब स्टैंडर्ड कर देते हैं तो यहाँ बहुत सारे सरफेस हैं, इफेक्टिव सरफेस एरिया बढ़ जाता है, हर सरफेस पे करंट फ्लो करेगी। तो एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ड्यू टू स्किन इफेक्ट दिस वन हैज हाई रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम मिलता है। सेम कंडक्टर, सेम अमाउंट ऑफ कंडक्टर, अगर उसको सिंगल सॉलिड बनाए तो उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाए तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। क्लियर? जी सर। सर सेकेंड पॉइंट, अगर आप स्टैंडर्ड कंडक्टर कर रहे हैं, मोस्टली अगर हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए तो सारे के सारे इक्वल साइज के होना चाहिए। अगर आप एक सर्किल को सेम साइज से के सर्किल से क्लोज करना चाहते हैं तो ज्योमेट्री में प्रूफ होता है 6 सर्किल लगेंगे। एक
और उसके ऊपर अगर सेकेंड लेयर बनाते हैं तो 12 लगेंगे। तो कोर बीच में जो है वो सिंगल वायर है। दिस इज स्टैंडर्ड कंडक्टर। कोर में सिंगल वायर होता है या सिंगल स्ट्रैंड होता है मोर करेक्टली। सेकेंड लेयर में 6 स्ट्रैंड होते हैं हमेशा। थर्ड लेयर में 12 स्ट्रैंड्स। फोर्थ में 18 स्ट्रैंड्स। और ये हमेशा 6 6 + 6 ऐड होते रहेंगे, 6 ऐड होते जाएगा। तो ये स्ट्रैंड्स हैं और ये कंप्लीट मिला करके क्या है, वायर है या कंडक्टर है। ठीक। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन दैट हाउ मैनी strands are there in ideal 5-layer stranded conductor? कितना होंगे बताइए गिन करके। 24. 24. नहीं, 36. अरे सेट नंबर 25. टोटल पूछ रहा हूँ मैं, टोटल टोटल और नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन कंडक्टर। कंडक्टर में पूछने का मतलब इस पूरे कंडक्टर में कितने स्टैंड हैं। अब हाँ पहले पहले 10. वाले में 1, दूसरे 6 वाले में 6, 37. तीसरे वाले में 12, फिर 24, सॉरी 18, 4 हो गए, फिर 24, कुल 61 कितने स्टैंड? 61 Yes. आंसर। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Okay. इसको फॉर्मुलेट भी किया जा सकता है। एक सेकेंड रुकिए, लेके जाते हैं। 1 + 3 × 3 ना, फॉर्मुलेट कर लीजिए। दिस इज एक्चुअली 4 लेयर। नोट में पहला पॉइंट, कोर इज नॉट काउंटेड एज लेयर। सो लेयर मीन्स जो ऊपर से बिछाया जाता है। तो दिस ऑरेंज वन इज फर्स्ट लेयर, उसके बाद ये ब्लैक वाला इज सेकेंड लेयर। दैट मीन्स 3-layer stranded conductor
का मतलब हुआ 1 कोर प्लस अगेन 3 लेयर, मतलब 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 18। ठीक, नाउ फॉर n layer stranded conductor, the number of strands s equal to 1 plus 3n into n plus 1। चेक करिए तो, पुट n equal to 3। ठीक है सर। 37 आ रहा है, यहाँ भी 37 आ रहा था। and this is important। डायरेक्ट एमसीक्यू। 26. हो गया सर। हाँ, also overall diameter of conductor d is equal to, फॉर्मूला है 1 plus 2n into d, where d is diameter of each strand। अब देखिए d d d, this is 2 layer, 3 और 2 5, ये हो गया डायमीटर। Yes, sir. एक सिंगल जो कॉमन है, फिर 2 इधर 2 इधर। बेसिक ज्योमेट्री से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। Mm. सर ये ऊपर में ये एन का जगह में 3 डालना है ना सर? थ्री एन इंटू n plus 1। सर एन का जगह में 3 डालना है ना? हाँ 3 डालें। 36 37 37 है। Now question, conductor is made up of 19 strands with each strand diameter is say 2 mm। Find the
रेडियस ऑफ कंडक्टर। Oh. 78 mm. कैसे निकाला? फॉर्मूला एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू 19। हम्म, सर 10। 10 mm करेक्ट है। टेन भी करेक्ट नहीं है। 39 mm आ केवल रहा है मेरा। नहीं, सर एन का वैल्यू तो 2 होना चाहिए, 2 है तो। एन का वैल्यू 2 है, आंसर 10 जी है। ओह ठीक है। एन का वैल्यू कैसे 2 हो रहा है? 19 strands is equal to 1 plus 6 plus 12, एक कोर 2 layers n equal to 2, 2 लेयर कंडक्टर है ये। ओके ओके। उससे गिनती करनी एन है। इज लेयर ओके। इसका आंसर आया अभी। अभी भी 10 आ रहा है क्या? 10 आ रहा है। और छोटे छोटे गलती करते हैं आप लोग। तो मैं 5 है आंसर। ओवरऑल डायमीटर d is equal to 1 plus 2n into d. d is equal to 1 plus 2 into 2 into 2. d is equal to 5 into 2, it is 10 mm. पूछा क्या है? रेडियस दाया बाएं तो 5 mm। आप लोग 10 पे टिक करके, 10 पे टिक करके आगे होते ना क्लास में, एग्जाम में। जी सर हो सकते हैं हो सकता है। मिस्टेक। का 10 में करना था। आ, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ना भी जरूरी है एग्जाम में। पढ़िए, समझिए, क्या आंसर दीजिए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये प्रॉब्लम, सब्जेक्टिव में तो आपने डायमीटर निकाल दिया, रेडियस नहीं निकाला, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में 4 नंबर मिल जाएगा आपको। जी ऑब्जेक्टिव में गलती, प्रॉब्लम ये होता है कि छोटा गलती बड़ा गलती नहीं होता है, गलती गलती होता है। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी गलत करेगा, उतना ही पाएगा। जो लास्ट में इसकी जगह ये निकाल के आएगा उसका भी रिजल्ट वही है, नंबर वही है। इसलिए थोड़ा एमसीक्यू एग्जाम टफ माने जाते हैं। जी टफ होगा सर, इसको नेगेटिव मार्किंग भी होगा ना इसमें, वही प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम। क्योंकि यही में तो नहीं था, प्रीलिम्स में भी नेगेटिव मार्किंग। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। नेगेटिव मार्किंग किसकी होती है और किसकी नहीं होती है, अगर आप एज अ स्टूडेंट इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। जो स्टूडेंट जितने ज़्यादा घंटे बुक्स, कॉपीज और क्लासेस और टेस्ट में बिताया होगा, उसकी गलतियां उतनी कम होंगी। तो ये एक्सप्रेस वे जो जो होता है ना, जो एक महीने में सब खत्म कर देंगे, मतलब
वाला हिसाब किताब होता है, गलतियां उन लोगों से होती हैं। अभी हमारे पास इतना टाइम है, आराम से कर सकते हैं, हरी वाला काम नहीं। नेगेटिव चलिए, मार्किंग भी, तो दिस नेगेटिव मार्किंग भी अननेसेसरी, थोड़ा मतलब ये भी सबका हो जाता फायदा है। हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से सबका फायदा हो जाएगा, विच इज अगेन अ लॉस। एक वापस आइए, हम आ गए डिजाइन पे। मैकेनिकल डिजाइन में फर्स्ट ऑफ पहला आता है कंडक्टर। कंडक्टर के डिजाइन में पहला आता है, या तो आप सिंगल थिक सॉलिड कंडक्टर यूज कर सकते हैं या स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज कर सकते हैं, तो पहले वाला रिजेक्ट हो गया। अब हम केवल और केवल स्टैंडर्ड कंडक्टर ही यूज करेंगे। ठीक। अब दूसरी बात आती है यूज्ड। क्या मटेरियल यूज करेंगे? बेस्ड ऑन कंडक्टिंग मटेरियल, ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर्स आर क्लासिफाइड। अब इसको हिस्टोरिकल वे में भी स्टडी किया जाता है। सबसे पहले लोगों ने सोचा कि हमें कंडक्टर चाहिए, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन? सबसे अच्छा कंडक्टर कौन? कॉपर। 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 कॉपर प्लस मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए। सबसे पहले यूज किया गया था हार्ड ड्रॉन कॉपर। ठीक। हार्ड ड्रॉन कॉपर का यूज सबसे पहले शुरू किया गया था। ठीक। प्रॉब्लम क्या थी? मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं था। इट हैज गुड कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, बट लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब आप जो दो टावर के बीच का गैप है वो नहीं रख सकते। आप इमेजिन करिए, हर 10 मीटर पे 20 मीटर पे टावर लगाना पड़ रहा है, तो ये सिस्टम का कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा? कुछ आपको आइडिया है? कई गुना बढ़ जाएगा। ये सुनो, यस सर। तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मींस व्हाट? लाइन स्पैन, मतलब दो सपोर्ट के बीच का जो लेंथ होता है उसको स्पैन कहते हैं, इज लेस। लाइन का स्पैन लेस है, देयरफॉर कॉस्ट इज हाई एंड कैन बी यूज्ड अप टू रेंज ऑफ फ्यू मीटर्स। ये किलोमीटर्स में नहीं बनेंगे ये वायर। आपको अपने घर में वायरिंग करनी है, आपका घर छोटा नहीं है, बड़ा है। ठीक। कितना बड़ा हो जाएगा घर? 100 मीटर, इससे बड़ा भी होगा। तो इस तरह के घर में वायरिंग करनी है, यहाँ से वहाँ बिजली भेजना, तो कॉपर कंडक्टर यूज कर सकते हैं। और ये ट्रांसमिशन लाइन नहीं हुआ। ट्रांसमिशन लाइन मतलब 300-400 किलोमीटर वाली लाइन। ठीक। हार्ड ड्रॉन कॉपर में टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, तो इसको इंप्रूव कर देते हैं। इंप्रूव्ड वन इज कैडमियम कॉपर कंडक्टर। कैडमियम कॉपर कंडक्टर। वाटर कम, ये कैडमियम कॉपर कंडक्टर। अब इसमें कहते हैं कि अराउंड 0.5 to 1% कैडमियम। शॉर्ट फॉर्म चलेगा ना? जी सर। 0.5 से 1% तक कैडमियम इज मिक्स्ड विथ कॉपर। 0.5 से 1% आप कैडमियम मिक्स करते हैं कॉपर पे, उससे होता क्या है?
इंक्रीजेस। क्योंकि बहुत कम मिक्सिंग की है तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पे खास असर नहीं पड़ता है, लेकिन मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाता है। ठीक, तो स्पैन कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक, स्पैन बढ़ा सकते हैं आप। ठीक, स्पैन बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम है, बहुत बीपीए मीटर में रहेगा, किलोमीटर में जाने वाला नहीं है। दूसरा फिर यूज होता है, आपको सबसे हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाला मेटल या एलॉय है स्टील, अब बढ़ा दीजिए। वी हैव स्टील कोर, कॉपर कंडक्टर। तो बीच में क्या करेंगे, स्टील का कोर, उसके ऊपर कॉपर के कंडक्टर। सेंटर में स्टील कोर, कॉपर कंडक्टर। So steel provides mechanical strength. Copper provides conductivity. स्टील से मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलता है, कॉपर से गुड कंडक्टेंस वाली प्रॉपर्टी मिलती है। नाउ दोनों मिल गया, so can be used on long span। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आता है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कॉपर, रॉ कॉपर कितने का होगा पर केजी? आइडिया नहीं है, लेकिन इतना दाम नहीं होगा सर शायद। बहुत दाम मेरे होगा ख्याल सर। से 500 रुपए किलो से नीचे तो नहीं होगा, 600-700 होगा मेरे ख्याल से, या कम से कम होगा तो 500 रुपीज पर केजी होगा कॉपर। जी एल्यूमिनियम इज 60-70 रुपीज पर केजी। कॉपर इतना भी सस्ता मेटल नहीं है। अब जब लाइनें चलती हैं ना, 300 किलोमीटर की लाइन, तो मोटे मोटे कंडक्टर्स 300 किलोमीटर लंबे, ये छोटा कॉस्ट नहीं है। ये ट्रांसमिशन लाइन में हजारों करोड़ रुपए लगते हैं। आप कॉपर की लाइन बनाएंगे, कॉस्ट इज वेरी हाई, कॉपर इज कॉस्टली। ठीक, नाउ इसी का इलाज, द मोस्ट कॉमन कंडक्टर यूज्ड इज ACSR कंडक्टर। फुल फॉर्म Aluminium gold. एल्यूमिनियम कंडक्टर, स्टील reinforced। स्टील रिइंफोर्स्ड। अगेन मीनिंग सिंपल है, सेंटर में रिइंफोर्समेंट बाय स्टील, आउटर सेक्शन पे एल्युमिनियम। ज्यादा हो गया, 6 ही रहेंगे, नंबर कट जाएगा उस पर। ठीक, वी हैव steel reinforcement, and this is aluminum conductor.
आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं इन्फोर्समेंट, ऐसा भी हो सकता है। So here mechanical strength is provided by steel core. Conductivity is provided by aluminum conductors. ठीक। अच्छा, एल्युमिनियम और कॉपर में से दोनों में से कौन अच्छा कंडक्टर है? कॉपर एल्युमिनियम, कॉपर। तो जब आप कॉपर कॉपर को एल्युमिनियम से रिप्लेस कर रहे हैं तो सेम थिकनेस का मटेरियल यूज नहीं होगा। ठीक। एंड फॉर सेम कंडक्टेंस surface area of copper या aluminum is 1.6 times of surface area of copper या cross section area of copper, and this is known as copper equivalent of aluminum. So 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉपर का इक्विवेलेंट कितना होगा? 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर एल्युमिनियम। क्लियर? तो कॉस्ट घट गया क्योंकि कॉपर की जगह आपने एल्युमिनियम लगा लिया। थोड़ा एरिया बढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, इतना एल्युमिनियम भी कॉपर से सस्ता ही है, काफी सस्ता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी मिल गई है, कंडक्टेंस भी मिल गया है। सो अराउंड 80% conductors used in transmission line are ACSR conductors. 80% कंडक्टर जो ट्रांसमिशन लाइन में यूज होते हैं वो ACSR कंडक्टर्स हैं। ओके। यस Yes, सर sir. ठीक ना, बचे हुए 20% कौन से हैं? उसके लिए हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे एक पॉइंट इंट्रोड्यूस होता है, डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर। वो डिसएडवांटेज क्या है कि जो सरफेस एरिया है वो ऐसा है, ये कंडक्टर है ना आपके, इट इज surface is not smooth। सरफेस स्मूथ ना होने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना होने से क्या होता है? मोर कोरोना लॉस। इसका सोल्यूशन क्या है?
द सोल्यूशन है स्मूथ बॉडी ACSR and expanded ACSR। ये सब किताबों में है, प्रैक्टिकल में कभी कहीं देखा नहीं। स्मूथ बॉडी ACSR में क्या है कि केबल जो है कोर स्टील का रहेगा, उसके ऊपर जो है सर्कुलर थे कंडक्टर, अभी ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 सर्कुलर स्ट्रैंड्स नहीं रहेंगे। अब इसको बनाते कैसे हैं? स्टैंडर्ड कंडक्टर था, इसको रोल कर दीजिए, ऐसे सरफेस प्रेस हो जाएगा, तो ये स्मूथ बॉडी ACSR बन जाएगा ना। एक्सपेंडेड में ये ब्लॉक्स के फॉर्म में बनता है। ब्लॉक्स आते हैं, वो ऐसे ऐसे फिट जाते हैं। एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक में फिट हो जाएगा, फिर सर्किल कंप्लीट हो जाएगा आपका। दिस इज एक्सपेंडेड ACSR। एक नाउ वी हैव 2 more कंडक्टर्स। कितने हो गए थे? 4, 3 हुआ ना। फोर्थ वन इज ACAR कंडक्टर्स। ACAR कंडक्टर मीन्स एल्यूमिनियम कंडक्टर एलॉय reinforced। पर्पस क्या है? स्टील इज हैवी, स्टील हैवी होता है, सो ACAR आर lighter than ACSR conductors with same mechanical strength। ACR कंडक्टर्स जो है ACSR से हल्के हैं, लेकिन सेम मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, therefore can be used on higher span। ट्रांसमिशन लाइन में कहीं कहीं एप्लीकेशन पड़ जाता है कि आपको लाइन स्पैन आप घटा नहीं सकते। जैसे मेन इसके एप्लीकेशन पड़ते हैं फॉरेस्ट एरियाज में, हिली एरियाज में और रिवर क्रॉसिंग्स पे। ट्रांसमिशन लाइन लेके जा रहे हैं, बीच में नदी आ गई, अब एक टावर इधर होगा, एक टावर इधर होगा, नदी के बीच में टावर जल्दी बनाना नहीं चाहेगा कोई। क्लियर? तो अब इधर उधर मिला करके मान ली 300 मीटर है, तो ACSR हैवी होता है, उतने लेंथ पे नहीं जा सकता। जहां पे लॉन्गर स्पैन यूज करना हो, आप ACAR कनेक्टर यूज करते हैं। थर्ड कैसे हुआ? ज्यादा होना चाहिए इसको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 5 हो गया सर। फोर्थ, फिफ्थ। नाउ ACAR का भी एप्लीकेशन कम है। नेक्स्ट वन इज तो ये लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? देयरफॉर कैन बी यूज है क्या सर? क्या चीज? ये सर जो लास्ट पॉइंट लिखा है इसमें कैन बी यूज्ड ऑन हाई स्पैन। फॉस्फर ब्रॉन्ज, इस मटेरियल का नाम सुना है पहले कभी आपने?
फॉस्फर सुना ब्रॉन्ज है कहाँ पे सुना है, किस पर्पस पे? सर किस मेजरमेंट चीज में सुना है? सर्विस में पढ़ा था। मशीन मेजरमेंट में में स्लिप में- स्लिप रिंग्स बनती थी। हाँ सर स्लिप वो रिंग्स भी ऑफ डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन आर मेड बाय फॉस्फर ब्रॉन्ज। क्या क्वालिटी होती है इसकी? ये एटमॉस्फेयर से रिएक्ट नहीं करता है, इनर्ट होता है, डू नॉट रिएक्ट विथ एटमॉस्फेयर। ठीक, और लाइट इन वेट। ठीक, तो एप्लीकेशन क्या मिलेगा? therefore एक चीज और आप लिख सकते हैं, लॉन्गर लाइफ। एक बार लगा दिया, बहुत समय के लिए लाइन फिक्स हो गई, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो therefore used on long span like river crossing, forest area, etc. जहां बार बार नहीं जाना हो, एक बार लगा के आप तोड़ दें कई सालों के लिए, वापस देखने ना जाएं, वहां पे फॉस्फोर ब्रॉन्ज कनेक्टर लगाया जाता है। अभी थोड़ा याद रखिएगा इसको। रिवर क्रॉसिंग में कौन सा कनेक्टर यूज होगा? फॉस्फर ब्रॉन्ज कंडक्टर। फॉस्फर ब्रॉन्ज। हमेशा, क्योंकि वहां पे मॉइस्चर ज्यादा होता है, रिएक्शन ज्यादा होता है, लाइन के टूटने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। एक लास्ट वन, 7th है ना, इज गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर। गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर कहाँ पे यूज करेंगे? सर जहाँ ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा, मॉइस्चर। देखिए, थोड़ा इसको और समझने के लिए एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जो किताबों में नहीं लिखा रहता है ना, आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन वो भी एक अनसेड रूल है। आप सपोज करिए ये शहर है, शहर से बड़ा यहाँ पे ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, और एक छोटा सा गांव है। एक इंडिया में खासतौर से मेनलैंड में एक और प्रॉब्लम है, आपने डिसाइड किया इस गांव को बिजली देनी है, तो आप टावर 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 लगाते हुए गए, एक ही दिन में तो पूरा लगा नहीं देंगे यहाँ से यहाँ तक, प्रैक्टिकली यूज होता है। यहाँ से यहाँ तक पूरा तो लगा नहीं देंगे आप एक ही दिन में। आपने लगाया और आप बाकी लगाने का सामान यहाँ छोड़ करके आए, क्या होता है, अगले दिन ये सामान गायब हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? जी सर बहुत चौड़ी बात है। चोरी हो जाता है, गायब हो जाता है। तो अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है ठीक से, तो लोग टावर ही बेच डालते हैं खोल के, जी ये भी एक सर प्रॉब्लम है। ठीक, और इसी तरह के प्रॉब्लम डील करते हैं हम लोग यहाँ पे। अल्युमिनियम कंडक्टर, ACSR कंडक्टर, ACAR कंडक्टर्स, ये सस्ते कंडक्टर नहीं है, इन मटेरियल कॉस्ट भी ज़्यादा है, महंगी चीज़ें हैं ये। आप उसको उठा करके पिघला करके बेचेंगे मार्केट में, तो आप उसको आराम से ठीक ठाक प्राइस में बेच लेंगे। ठीक, स्टील उतना महंगा या लोहा उतना महंगा नहीं है। ठीक, तो अब इसको पिघलाने के लिए जो प्रोसीजर चाहिए गैल्वेनाइज स्टील को, वो भी हर किसी के बस की बात नहीं है कि उसको मेल्ट डाउन करके बेच सके। ठीक, अल्युमिनियम पिघलाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, आप गैस पर रख के पिघला सकते हैं, लिक्विड बना सकते हैं, स्टील नहीं कर सकते आप। ठीक, मेन उस जगह पे यूज होता है। अभी स्टील की बात करें तो इट हैज लो कंडक्टिविटी, बट वेरी हाई
मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो आपने कंडक्टर एल्युमिनियम कॉपर कुछ यूज किया ही नहीं, खाली स्टील स्टील यूज किया, तो हमारे पास खाली मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है नहीं। कंडक्टिंग प्रॉपर्टी नहीं है मतलब ये कम पावर कैरी करेगा। ठीक। व्हेन, या आप सीधे लिख सकते हैं used where small power has to be transmitted for long length। लॉन्ग लेंथ तो चाहिए, पावर ज़्यादा नहीं चाहिए। तो आप शहर है, शहर के बाद फॉरेस्ट एरिया, आपने देखा आपने यहाँ शहर से 100 किलोमीटर दूर एक गांव है, गांव में कितने घर होंगे? 50, 20, 10। और गांवों में बहुत हाई फाई इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी नहीं होता है। बेसिक रिक्वायरमेंट होगा उनका लाइट, फैन, बस। इसके अलावा अब बस्ती में कुछ यूज़ होता है बहुत हद से, अब टीवी भी अब यूज़ नहीं होता होगा मोबाइल आने के बाद से। तो इस पूरे गांव को बिजली तो चाहिए, रेगुलर सप्लाई चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक। तो क्या कॉस्टली चीज़ों को यहाँ से यहाँ तक भेजा जाएगा? गवर्नमेंट चाहे जो कुछ सर भी कहे, हम आपको सप्लाई देते हैं, ये ला के देते हैं, वो ला के देते हैं, कुछ भी फ्री में नहीं करती है वो। जब भी वो ट्रांसमिशन लाइन या कोई भी लाइन या सप्लाई पावर दिया जाता है, तो उसका पूरा पहले बैठ करके वो बनता है कि कितने दिन में रिकवरी हो जाएगी इसकी। तो आप बिजली का बिल देते हैं ना, वो केवल जी इलेक्ट्रिसिटी सर। कॉस्ट नहीं होता है, उसमें ट्रांसमिशन लाइन बनाने बनाने का सबका कॉस्ट जुड़ा होता है। ठीक। लाइन में लगने वाली चीज़ें कॉस्टली हैं। अगर बहुत दूर सप्लाई देनी है, घर छोटे छोटे हैं, मतलब 10 किलोवाट का लोड है पूरा गांव मिला करके, 10 किलोवाट के लिए ट्रांसमिशन लाइन भेजना यहाँ से वहाँ, तो ये आपको लग रहा है ना सिस्टम कॉस्ट ज़्यादा है। कॉस्ट कटिंग करते 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 आप यही कर सकते हैं लास्ट में कि आप एल्युमिनियम कॉपर यूज ही ना करें, सीधे स्टील कंडक्टर भेज दें। ठीक। तो आज के लिए इतना है काफ़ी। कंडक्टर्स पार्ट इज ओवर। कल हम लोग इंसुलेटर करेंगे। इंसुलेटर अभी बड़ा है थोड़ा, उसमें न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, हालांकि दिया नहीं है। स्ट्रिंग इफिशियंसी एटलीस्ट कर लेंगे। तो 2 दिन में आपका मैकेनिकल डिजाइन पार्ट खत्म हो जाएगा, और उसके बाद 3 दिन में आपका सर्किट वाला पार्ट, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग। लाइन सर पैरामीटर्स है नहीं, तो इंडक्टेंस कैलकुलेशन, कैपेसिटेंस कैलकुलेशन नहीं है हमारे सिलेबस में जी। ये आज का पीडीएफ थोड़ा भेज दीजिए ना, थोड़ा पूरा कंफ्यूजन हो गया, एक बार देख लें। सर आफ्टरनून की क्लास होगा? हाँ होगा। सर 2:30 फिक्स टाइम होगा क्या सर? हाँ फिक्स। ठीक है। सर डीसी मशीन का पूरा भेज दीजिए ना। मशीन का, डीसी मशीन, जी। ठीक है भेजता हूँ। सर एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग का भी भेज दीजिए पूरा। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग मेरे पास नहीं है, रविंदर सर से बोलिए, जी ठीक है। तो भेज देंगे आपको। कहाँ गया भाई फाइल्स? अच्छा सर। जी। सर ये जो क्या बोलते हैं, ये नॉन टेक वाला जो मैथ्स पोर्शन है, हम्म। सर आप क्या उसको आप क्लासेस ले रहा है उसका? नहीं, उसका क्लास मैं नहीं ले रहा हूँ, दूसरे सर ले रहे हैं। और सर ये क्या बोलते नॉन हैं, नॉन ग्रुप को टेक वो कर, नॉन टेक ग्रुप में को वो 5 क्लास है। ग्रुप को वो आप कर मुझे दीजिए ना, चेयर कॉल अलाउ करिए, कर दीजिए। कॉल करिए मुझे, मैं बात करता हूँ। ठीक है सर।